नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जिस प्रकार हमने देखा था कि पिछले टॉपिक में हमने एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल की कुछ विशेषताएं, इनके रासायनिक गुण, इनके बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं एक बिल्कुल नया टॉपिक है जो है साबुन और अपमार्जक। देखिए, हमने साबुन बनाने का जो तरीका है, जो समीकरण है, वो हमने पिछले वीडियो में अध्ययन में पढ़ लिया था और वहाँ पर हमने देखा था कि यदि एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दी जाए तो CH3COONA बनता है और इसके अलावा H2O का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो CH3COONA है, ये ही साबुन का फॉर्मूला होता है। इस साबुन के सूत्र को हम RCOONA के रूप में भी दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ R एक कार्बन की लंबी श्रृंखला हो सकती है। तो ये श्रृंखला क्या हो सकती है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए श्रृंखला क्या होगी कि साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। जैसे ये देखिए C17H35COONA, यानी ये सोडियम स्टेरेट है, सोडियम स्टेरेट। ठीक है, और यहाँ पर R जो है वो R ये है C17H35, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन की एक लंबी श्रृंखला। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दें तो सोडियम का लवण या पोटेशियम का लवण बनेगा और जिसे साबुन कहा जाता है। तो यहाँ पर हम RCONA ये देख रहे हैं, ये सोडियम का लवण है और ये साबुन का सूत्र होता है। तो आपको ध्यान रखना है RCONA ये एक साबुन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और क्या विशेषताएं हैं साबुन की, देखिए साबुन केवल मृदु जल में सफाई की क्रिया करते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि सिर्फ मीठे पानी में ही साबुन जो है वो क्रिया करते हैं, कठोर जल या भारी जल के साथ में सफाई की क्रिया साबुन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इसका कारण भी आपको बता देता हूँ। देखिए, इसका कारण ये होता है कि साबुन जो होता है, पहले बताते हैं कठोर जल के बारे में। देखिए कठोर जल क्यों है, वो कठोर जल इसलिए है क्योंकि उसके अंदर है कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम के आयन। ठीक है, कठोर जल के अंदर होते हैं कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। जब साबुन अभिक्रिया करता है कठोर जल के साथ में तो फॉर्मूला ये बन जाता है COO, और यहाँ सोडियम होना चाहिए, उसकी जगह Ca2+ या फिर Mg2+ आ जाता है। तो यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बन जाते हैं और कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण जो होते हैं वो जल के अंदर घुलनशील नहीं होते हैं, कठोर जल में घुलनशील नहीं होते हैं। इस वजह से सफाई की क्रिया नहीं हो पाती है, ये सबसे बड़ा कारण है। तो आपको एक बार फिर मैं बता देता हूँ संक्षिप्त में। आपको ये ध्यान रखना है कि जब कठोर जल के साथ साबुन क्रिया करता है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बनाता है जो कि जल में घुलनशील नहीं है, इसीलिए साबुन कठोर जल के साथ क्रिया नहीं करता। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपमार्जक के बारे में। देखिए अपमार्जक की क्या विशेषता है। जब कठोर जल के साथ में साबुन क्रिया नहीं करता है तो हम अपमार्जक का प्रयोग करते हैं। चलिए, तो अपमार्जक की क्या विशेषता है। अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट के लवण होते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ देखिए अमोनियम और सल्फोनेट के लवण होते हैं और ये किसके थे, सोडियम और पोटेशियम के लवण थे। तो ये अमोनियम या सल्फोनेट के लवण जो होते हैं ये कठोर जल में घुलनशील होते हैं, और जब कठोर जल में घुलनशील हैं तो अपमार्जक कठोर जल के साथ भी सफाई की क्रिया कर लेता है। इसलिए अपमार्जक कठोर और मृदु जल में सफाई की क्रिया कर पाता है। इसका कारण ये है। अगर इसके सूत्र की बात करें तो साबुन का अपमार्जक का सूत्र भी बता देता हूँ मैं आपको, हालांकि अपने कोर्स में नहीं है। ये इस प्रकार का सूत्र जो है वो सूत्र होता है अपमार्जक का। ठीक है, ROSO3- और सोडियम प्लस। ठीक है, इसको कहते हैं सोडियम एल्किल सल्फेट, सोडियम एल्किल सल्फेट। ठीक है, सोडियम एल्किल सल्फेट इसे पढ़ा जाता है। तो ये हो गया अपमार्जक का फॉर्मूला। अब बात करते हैं साबुन अणु में। तो साबुन अणु में मतलब यानी कि साबुन जब जल के साथ क्रिया करता है तो किस प्रकार सफाई की क्रिया करता है, ऐसी क्या संरचना बनती है जो कि कपड़ों में से गंदगी को हटा देती है। तो आइए इसी के बारे में चर्चा करते हैं। हम सब जानते हैं कि जो साबुन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है RCONA, लेकिन जब ये जल से क्रिया करेगा साबुन तो यहाँ पर ये सोडियम यहाँ से टूट जाएगा, यानी RCOO- और सोडियम जो है वो अलग हो जाता है। देखिए ये सबसे बड़ी विशेषता है। ये यहाँ पर जो R है वो हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला है और CO- जो है वो एक ध्रुवीय सिरा है। तो यहाँ पर इस संरचना को मैं यदि वास्तविकता में बनाऊँ तो ये ऐसी बनेगी C17H35COO-। तो आप क्या देख रहे हो कि R की जगह C17H35 एक लंबी कार्बनिक श्रृंखला है
और लंबी कार्बनिक श्रृंखला को हम बार बार C17 नहीं लिखकर हम इस संरचना को ऐसे भी दर्शा सकते हैं। देखिए ऐसे, ये C17H35 को दर्शा दिया, पीछे क्या बचा COO-, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये बनता है एक अणु, इस अणु का नाम है मिसेल। इस अणु को हम क्या कहेंगे, मिसेल कहेंगे। ठीक है, ये कब बनेगा, ये जब बनेगा जब साबुन जल के साथ क्रिया करेगा, और ये मिसेल ही वो अणु है जो सफाई की क्रिया करता है। तो अब बात करते हैं मिसेल अणु की विशेषताएं। तो इस मिसेल अणु की क्या क्या विशेषताएं देखिए, जैसा कि हमारे नोट्स में डायग्राम बना हुआ मिसेल अणु का, यहाँ देखिए ये वाला भाग जो है ये C17H35 है, पूंछ वाला भाग, इसे पूंछ भी पढ़ा जाता है। ये पूंछ वाला भाग C17H35 है, यानी कार्बोहाइड्रेट भाग भी कहते हैं इसको। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भाग भी कहते हैं। और ये जल विरागी सिरा होता है। जल विरागी मतलब ये जल में घुलनशील नहीं होता है। तो ये किस में घुलनशील होता है, ये तेलीय पदार्थों में घुलनशील होता है। ठीक है, वसा में घुलनशील होता है, तेलीय पदार्थ चिकनाइयों में घुलनशील होता है। और जो CO- है उसका ये सिरा बना दिया गया है जिसको कहते हैं ध्रुवीय भाग। ठीक है, इसका नाम है ध्रुवीय भाग। और ये ध्रुवीय भाग जो होता है ये जल रागी होता है। जल रागी का मतलब ये जल की ओर आकर्षित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें हमने देखी है कि मिसेल अणु में पूंछ वाला भाग जो होता है उसको जल विरागी सिरा कहते हैं, उसको कार्बोहाइड्रेट सिरा कहते हैं। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन भाग। ठीक है, हाइड्रोकार्बन भाग। और जो ध्रुवीय भाग होता है उसको जल रागी यानी जल की ओर आकर्षित होने वाला भाग कहा जाता है। ठीक है, अब ये मिसेल अणु जो है ये हमारे कपड़ों में से सफाई की क्रिया कैसे करेगा देखिएगा। देखो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी चिकनाई होती है, उस चिकनाई को ये सभी मिसेल अणु मिलकर चारों ओर से घेर लेते हैं। देखिए घेरा हुआ है, यानी इस मिसेल का जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है वो इस चिकनाई के अंदर मिल जाता है और चिकनाई के अंदर धंस जाता है। और ऐसे हज़ारों अणु मिलकर इस चिकनाई को चारों ओर से घेर लेते हैं और वहाँ से कपड़े से इसको हटा देते हैं। जब वहाँ कपड़े से इसको चारों ओर से घेर लेते हैं तो इसका कपड़े से संपर्क टूट जाता है चिकनाई का। अब जैसे ही पानी डालेंगे कपड़े पे तो ये गंदगी जो है बाहर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी की ओर ये जो सिरे हैं जहाँ मैं गोले कर रहा हूँ ये आकर्षित होंगे। ठीक है, ये पानी की ओर आकर्षित होते हैं जिससे ये पानी के साथ पूरी की पूरी संरचना चली जाती है और गंदगी भी साथ निकल जाती है। तो मेल तेलीय होते हैं, जल विरागी सिरा तेल में घुल जाता है और जल विरागी सिरों के चारों तरफ पानी से घिर जाता है, इससे मिसेल संरचना बनती है। तो ये रही आपकी मिसेल संरचना। ठीक है भाई, चलिए। साबुन का मिसेल मेल को पानी में घुलाने में मदद करता है और कपड़े साफ हो जाते हैं, जो कि क्रिया मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो इस प्रकार मिसेल जो है, मिसेल की संरचना द्वारा किस प्रकार कपड़ों की सफाई होती है ये हमने अच्छे से समझ लिया है। कुछ लाइन्स और हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर हम देखिए इस लाइन में क्या देख पा रहे हैं, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये जो संरचनाएं हैं, यहाँ पर देखिए जो मिसेल की संरचनाएं होती है तो उसमें साबुन तो कठोर जल के साथ क्रिया कर लेता है लेकिन अपमार्जक नहीं। इसका कारण मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर एक बार देख लीजिए। साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ स्कम का मतलब होता है अवक्षेप। ठीक है, अवक्षेप बनाता है। यह स्कम सफाई की क्रिया में बाधा उत्पन्न करता है, लेकिन अपमार्जक का उपयोग करके कठोर जल में सफाई क्रिया प्रभावशाली कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम और कैल्शियम आयनों के साथ घुलनशील स्कम नहीं बनाते। कहने का मतलब है अपमार्जक है वो अवक्षेप नहीं बनाता, जबकि साबुन जो है वो अवक्षेप बनाता है। इसलिए साबुन कठोर जल के साथ क्रिया नहीं करता लेकिन अपमार्जक कर लेता है। तो यहीं पर अपना ये चैप्टर जो है फिनिश होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम इस पाठ्य पुस्तक के चैप्टर के अंदर दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। उसके अलावा जो प्रश्नावली चैप्टर के एंड में जो प्रश्न दिए गए उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।